हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज की घटनाएं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी घटनाएं गांव की हैं। ये जो घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारे मेरे व्यूवर ने भेजी हैं। पहली दो घटनाएं मुझे गौरव जी ने भेजी हैं, जो कि गोंडा के रहने वाले हैं। और अब आगे की सारी घटनाएं मैं आपको गौरव जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी अजीब सी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं और आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में, अंधेरों में, अंधेरों में। मेरा नाम गौरव है। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। ये घटना मुझे मेरे फूफा जी ने बताई थी। गोंडा की साइड में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम उतरौला है। वहीं पर ये घटना घटी थी। मुझे इस गांव का नाम ढंग से याद तो नहीं है, लेकिन मेरे फूफा जी ने मुझे उसका नाम शायद उतरौला ही बताया था। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि एक बार ऐसे ही फूफा जी के एक मित्र के भाई की शादी थी। वो उनके दोस्त के भाई की बारात में उतरौला साइड ही गए हुए थे। ये घटना शायद 2003 की है। पहले गांव में कोई गेस्ट हाउस वगैरह बुक नहीं करता था। जब भी कोई बाराती जाता था तो उसके लिए खेत में ही टेंट लगाया जाता था और बारातियों के लिए बिस्तरों का इंतजाम उसी खेत में कर दिया जाता था। वो एक बहुत बड़ा सा मैदान होता था, उसी में ही सब लोगों का इंतजाम हो जाता था। आज भी कुछ गांव में जो लोग अपनी बेटी की शादी के लिए गेस्ट हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी खेत में ही बारातियों के लिए सारे सोने का और खाने पीने का इंतजाम कर दिया करते हैं। कुछ ऐसी ही शादी फूफा जी के दोस्त की भाई की भी हुई। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़े से खेत के पीछे एक खाली मैदान था। वहीं पर ही सारे बारातियों के सोने का इंतजाम कर दिया गया था। दूल्हे के घर वालों के लिए एक अलग पुराने स्कूल में सोने का और रहने का इंतजाम किया गया था। वो एक पुराना सरकारी स्कूल था जहां पर ज्यादातर बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। उस स्कूल के दरवाजे और खिड़कियां लगभग टूट चुकी थी और वहां पर लोग ज्यादातर शादी का प्रोग्राम ही किया करते थे। मेरे फूफा जी अपने दोस्त के काफी ज्यादा खास थे, इसलिए उन्होंने अपने साथी फूफा जी को स्कूल में रुकवा लिया था। लेकिन स्कूल में ज्यादा अच्छा इंतजाम था नहीं, इसलिए उन्होंने लड़की वालों से कहा कि वो लोग उनके लिए अलग बिस्तर लगाएं। फिर बाकी लोगों का इंतजाम भी बाकी बारातियों के साथ उसी मैदान में कर दिया गया था। लेकिन फूफा जी लोगों का बिस्तर मैदान के एकदम कोने में लगा हुआ था, जो कि खेत के थोड़ा सा करीब ही था। वहां पर शायद गन्ने का खेत लगा हुआ था। शादी रात में ही होनी थी, इसलिए बाकी घर वाले रात में शादी में चले गए। फूफा का शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि वो यहीं पर ही रुक के सो जाएंगे और बाकी सामान जो रखा हुआ है उसकी रखवाली भी करेंगे। सब लोगों ने उनकी बात मान ली और सब लोग फिर चले गए। फूफा जी वही खेत पर ही सो रहे थे। उस वक्त रात के शायद 8 या 9 बज रहे थे। जनरेटर चल रहा था और पूरे खेत में रॉड जल रही थी। रॉड की रोशनी पूरे खेतों में साफ साफ नजर आ रही थी। गांव में अक्सर रात में जल्दी लोग सो जाया करते हैं और शादी वगैरह भी जल्दी ही हो जाती है। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फूफा जी काफी ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो सो गए। रात के करीब 12 बजे जब उनकी आंख खुली, शायद वो पानी पीने के लिए उठे थे, तब उन्होंने देखा कि पूरे खेत में अंधेरा है। जनरेटर बंद हो चुका है। शायद जनरेटर का डीजल खत्म हो गया था। जो भी वहां पर टेंट वाले थे वो जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। शायद उसका कोई तार फूक गया था। फूफा जी फिर अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने पानी पिया और शायद टॉयलेट किया। उसके बाद वो आके अपने बिस्तर पे दोबारा सारा सामान देख के सो गए। सारा सामान अपनी जगह पर ही था। दरअसल उनका जहां बिस्तर लगा हुआ था वो खेत के एकदम कोने में ही था और वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर बाराती और जो भी तंबू और मशीन ठीक कर रहे थे वो सब खेत के मैदान के बीचों बीच थे। फूफा जी को इतना अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ज्यादातर अकेले ही रहते थे। उनको भूत प्रेतों से डर बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो रात में सो रहे थे, तभी उनको खेत के बगल में ही जहां पर वो सो रहे थे किसी के चलने की आवाज आई और वो आवाज पत्तियों पर चलने की थी।
वो आवाज सुनते ही वो खेत की तरफ देखने लगे। उनको लगा कि शायद कोई उनको चुपके वहां से देख रहा है। उनको ये भी लगा कि शायद कोई चोर हो वहां पर, जो उनके सोने के बाद सारा सामान चुरा कर ले जाए। वो तुरंत उठ के खड़े हो गए और खेत की तरफ देखने लगे। उन्होंने किसी को भी आवाज नहीं दी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो आवाज देंगे तो शायद वो और चौकन्ना हो जाए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उनको लगा कि शायद ये सब उनका वहम है। वो दोबारा अपने बिस्तर पर लेटे और कुछ देर तक जगते रहे। उसके बाद सो गए। वो हल्की सी नींद में ही थे, तभी उनको खेत के अंदर से किसी के कुछ बोलने की आवाज आ रही थी, और वो बहुत धीमी आवाज में बोल रहा था। वो आवाज सुन के उनकी आंख हल्की सी दोबारा खुली। अब तो उनको पक्का यकीन हो चुका था कि खेत के अंदर दो लोग हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं, और जैसे ही फूफा जी सो जाएंगे वो सारा सामान चुरा के ले जाएंगे। इसीलिए वो उठ के दोबारा अपनी खटिया पर बैठ गए और फिर उन्होंने आवाज दी, कौन है? कौन है? कोई भी आवाज नहीं आई। सब कुछ एकदम पहले जैसा शांत था। फूफा जी को ये यकीन हो गया था कि ये उनका कोई वहम नहीं है। उनके पास एक बड़ी सी लाठी भी थी। उन्होंने उस लाठी को उठा लिया और खेत के चारों तरफ देखने लगे। जहां से उनको आवाज आ रही थी वो खेत के 3-4 मीटर अंदर तक गए, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अगर कोई और होता तो वो वहां से भागता जरूर, लेकिन वहां पर किसी के भी भागने की आवाज नहीं आई। जैसे ही फूफा जी खेत से दोबारा घूमे और बाहर आने की कोशिश कर रहे थे जहां पर उनका बिस्तर लगा था, वहीं पर उन्होंने एक काली परछाई को खड़े देखा। वो काली परछाई फूफा जी की तरफ ही खड़े होकर देख रही थी, और वो काफी ज्यादा बड़ी परछाई थी। उस परछाई को देख के फूफा जी एकदम शांत हो गए। फूफा जी उस परछाई को कुछ सेकंड तक देखकर घूरते रहे, और वो परछाई भी फिर वहीं पर ही खड़ी थी। वो परछाई उनसे करीब 5 मीटर की दूरी पर ही थी, और वो 5 मीटर खेत के अंदर थे। उनके देखते देखते ही जिस खटिया पर फूफा जी लेटे हुए थे वो खटिया सारी अपने आप हवा में उड़ने लगी और फूफा जी की तरफ आके गिरी। ऐसा लगा कि किसी ने उस खटिया को उठा के उनकी तरफ फेंका, लेकिन एक साथ तीनों खटिया हवा में उड़ के उनकी तरफ जैसे ही आके गिरी वो बहुत ज्यादा डर गए थे। वो पहली बार अपने जीवन में किसी चीज से डरे थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। जितना भी सामान और बिस्तर जो कि खटिया के ऊपर पड़ा हुआ था वो सारा का सारा बिस्तर पूरे खेत में गिरने लगा और हवा में उड़ने लगा। ये सारी चीजें फूफा जी ने अपने आंखों से देखी। तभी वो चिल्ला के मदद के लिए सबको बुलाने लगे, लेकिन आधे से ज्यादा लोग खेत के मैदान के बीचों बीच में थे, और फूफा जी जहां पर थे वो मैदान का एकदम कोना था। शायद उनकी आवाज भी ढंग से उन लोगों को पहुंच नहीं रही थी। कुछ देर तक वो वहीं पर खड़े होके अपनी गलतियों की माफी मांगने लगे। वो बार बार उस परछाई को देख के बोल रहे थे कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको ये तो पता चल गया था कि वो कोई आदमी तो नहीं है, वो कोई आत्मा या रूह है जो उनको मारने की या उस खेत के हिस्से से भगाने की कोशिश कर रही थी। वो उससे बार बार बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे खेत के हिस्से से चला जाऊंगा, तुम मुझे मत मारो। उस परछाई की कोई भी आवाज नहीं थी। वो बस धीरे धीरे उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहा था। वो अपने एक एक कदम उनकी तरफ बढ़ा रहा था, और वो बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर ऐसा लगा कि उनको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा, और जैसे ही उनको किसी ने धक्का मारा वो खेत के आगे आके उस परछाई की तरफ गिरे, और वो परछाई उनकी आंखों के सामने ही खड़ी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, और उनके चिल्लाने की आवाज मैदान के बीचों बीच लोगों ने सुनी। वो भी उनके चिल्लाते ही उनकी तरफ भागते हुए आए, और जैसे ही वो लोग आए उन्होंने देखा कि फूफा जी नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं और डर की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और जितना भी सामान खटिया पर पड़ा हुआ था वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। 2 खटिया खेत के अंदर पड़ी हुई हैं, और एक खटिया उल्टी फूफा जी की तरफ पड़ी हुई है। ये देख के वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। फूफा जी को फिर उन्होंने उठाया और वहां पर खटिया बिछा के उनको दोबारा बैठाया। वो काफी ज्यादा डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे। उनको पानी पिला के लोगों ने शांत कराया। ये सारी बात जैसे ही फूफा जी के दोस्तों को पता चली वो भागते हुए दोबारा खेत की तरफ आए। उन्होंने देखा कि वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं और अब उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि इस खेत के पास उन्होंने एक काली परछाई को देखा जो कि उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। वो जिसका खेत था वो भी वहां पर आया। जब उन सब लोगों ने फूफा जी की हालत देखी तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। ऐसी घटना उनके साथ क्यों हुई ये किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन वो जिसका खेत था उसने बोला कि कई हफ्ते पहले उनके दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई थी।
गांव में पहले लोग अपने खेतों में ही अपने पुरखों को जला दिया करते थे जब उनकी मृत्यु हो जाती थी। उस वक्त भी कुछ हफ्ते पहले उसने अपने दादाजी की मृत्यु के बाद उसी खेत में उनकी लाश को जलाया था। वो दादाजी की आत्मा थी, इस बात का लोग एहसास कम लगा रहे थे क्योंकि उनके दादाजी को गुजरे हुए 13 दिन से ज्यादा हो चुके थे। उनकी आत्मा का वहां पर भटकना नामुमकिन था, लेकिन वो खेत था और वहां पर अक्सर कई लाशें जलाई भी जाती थी, तो हो सकता है किसी भी लाश की आत्मा वहां पर अभी भी भटक रही हो और उसको मुक्ति ना मिली हो। क्या सच था क्या झूठ, ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से फूफा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फूफा जी अक्सर इस घटना के बारे में हम लोग को बताया करते थे, लेकिन ये घटना कितनी सच है या कितनी झूठ ये हमें नहीं पता। ये घटना फूफा जी ने जब जब हमें बताई तब हम भी इस घटना को सुन के बहुत ज्यादा डर जाते थे। तो ये थी गौरव जी के द्वारा भेजी गई पहली घटना। अब मैं आपको गौरव जी के द्वारा भेजी गई दूसरी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। यह घटना गौरव जी की बहन के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको गौरव जी की बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। उन्होंने मुझे अपनी बहन का नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं उनका नाम मीनाक्षी बताऊंगा। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे साथ 2005 में घटी थी, तब गौरव नहीं पैदा हुआ था। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मेरी बुआ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उनकी जहाँ पर शादी हुई थी उनका ससुराल हमारे गांव से 4 गांव छोड़कर ही था। मैं वहां पर ज्यादा नहीं जाती थी क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि मैं बुआ जी के गांव में ज्यादा ना जाऊं। पता नहीं उन्होंने ऐसा मुझे क्यों बोला था। हालांकि अब बुआ जी वहां पर नहीं रहती हैं, वहां पर उनका गांव था। वो उस वक्त गांव आई हुई थी। उनकी देखभाल के लिए वहां पर कोई था नहीं। फूफा जी बाहर गए हुए थे और बुआ जी की सास वो काफी ज्यादा बुजुर्ग थी। उनके पूरे घर में बस बुआ जी और उनकी सास ही रहती थी। बुआ जी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसलिए उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब रहती थी। उनकी मदद के लिए वहां पर कोई और नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। वहां पर जाके मुझे पता चला कि माँ मुझे उनके यहाँ जाने के लिए मना क्यों करती थी। दरअसल बुआ जी के गांव में लोग काला जादू बहुत करते थे, वशीकरण ये सब बहुत ज्यादा होता था। इसीलिए बुआ जी वहां पर ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और ज्यादातर किसी पे उनके घर वाले विश्वास भी नहीं करते थे। उनकी प्रॉपर्टी वहां पर काफी ज्यादा थी, इसलिए वो लोग उस गांव को छोड़ भी नहीं सकते थे। हालांकि अब उन्होंने अपनी सारी वहां की प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। मैं जब वहां पर गई तो मुझे उस गांव के अंदर घुसते ही बहुत अजीब सा एहसास होने लगा था। गांव के अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज हर वक्त मेरा पीछा कर रही है। मेरा सर काफी ज्यादा दुखता था और ऐसा लगता था कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं खुले वातावरण में होके भी ऐसा महसूस करती थी जैसे कि मुझे किसी ने एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया हो और मुझे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही हो। लेकिन जैसे ही मैं बुआ जी के घर के अंदर गई तो मेरी ये सारी परेशानी दूर हो गई। उनके घर में अच्छे से पूजा होती थी और सब कुछ बहुत ही अच्छा होता था। उनके घर का वातावरण काफी ज्यादा शुद्ध था। घर के अंदर घुसते ही मुझे दादी दिखी जो कि अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी और बुआ जी जो कि उन्हीं के बगल में बैठे हुए उनसे कुछ बातें कर रही थी। मैं तुरंत बुआ जी के पास गई। मुझे बुआ जी के यहाँ छोड़ने मेरे पिताजी आए थे। वो मुझे वहां पर छोड़ के फिर आधे घंटे में ही अपने घर वापस चले गए और मैं वहीं पर ही रुकी थी। मैंने बुआ जी को बोला कि आज मैं पहली बार आपके यहाँ आई हूँ, अब मैं आराम से 1 हफ्ता रुक के जाऊंगी। उन्होंने मुझसे बोला ठीक है और फिर मैं उन्हीं के यहाँ रुकी। वो मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी और न ही कोई उनके यहाँ मिलने उनसे आता था। जब भी घर में कोई राशन लाना होता था तो घर में काम करने वाले नौकर ही करते थे। उस वक्त उनके यहाँ उनकी मदद के लिए एक भैया थे जो कि उनका सारा काम किया करते थे। उनकी गाय को खिलाना, उनके खेतों का सारा काम और उनके घर का पूरा मेंटेनेंस वही देखा करते थे और सारा घर का सामान लाना ले जाना उन्हीं के ही हाथों में था। लेकिन वो भैया भी बुआ जी से कोई बात नहीं करते थे और ना ही मुझसे कोई बात करते थे। वो सिर्फ दादी से ही बात करते थे। दादी भी उनसे बस काम की ही बात करती थी, इससे ज्यादा वो उनसे कोई भी बात नहीं करती थी। बुआ जी के घर का माहौल मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था। आखिर कोई किसी से बात ही नहीं करता है और ना ही कोई किसी के पास आता है। उनका घर घर नहीं, एकदम जेल था। मैंने बुआ जी से पूछा कि आखिर आपके यहाँ सब कुछ ऐसा क्यों रहता है, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ गांव में लोग काला जादू बहुत करते हैं,
इसलिए दादी जल्दी किसी के हाथ से कुछ लेती नहीं है और घर में जब भी कोई सामान आता है तो उसको गंगा जल से पहले शुद्ध किया जाता है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तभी मुझे इस गांव में घुसते ही बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने लगा था। मेरी बात सुनते ही बुआ जी ने मुझे ये बोला कि जब वो पहली बार इस गांव में आई थी तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया था। फिर उन्होंने मुझे इस गांव के बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें बताई। मैं वहाँ पर करीबन 1 हफ्ते के लिए गई थी। 3 दिन तक तो मैं वहाँ पर बहुत आराम से रुकी। चौथे दिन की रात में बुआ जी के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। वो चिल्लाने लगी थी। मैं उठ गई। मैंने उनसे पूछा कि बुआ जी आखिर आपको क्या हो गया है। उन्होंने बताया कि उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उस वक्त फूफा जी भी घर पर नहीं थे। मैं तुरंत भाग के दादी के कमरे में गई और मैंने दादी को बताया कि उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। दादी जी भी फिर तुरंत बुआ के कमरे में आई और उन्होंने बोला कि इस वक्त उनको किसी वैद्य को लाने जाना पड़ेगा। जो भैया दादी के यहाँ काम करते थे वो भी उस वक्त वहां पर नहीं थे, क्योंकि रात में उन भैया को घर के अंदर रुकने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने दादी से बोला कि दादी आप क्या करें। दादी ने मुझको बताया कि जिस गांव में हम लोग रहते हैं उस गांव के एकदम कोने वाले घर में वैद्य जी रहते हैं। मैं जाके वैद्य जी को बुलाकर ले आऊं। जैसे ही उन्होंने मुझको ये बात बताई मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं उस गांव के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी। उन्होंने मुझसे बोला कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तो मैं सीधे चलती रहूं और जो आखिरी घर आएगा उससे दाएं मुड़ते ही मुझे एक पीपल का पेड़ दिखेगा। उस पीपल के पेड़ के पास 4 घर दूर छोड़ के वैद्य जी का घर है। उनके घर के सामने ओम लिखा हुआ है। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उनसे बोला कि दादी इस वक्त मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन मैं जाती ना तो बुआ जी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती, इसलिए मुझे मजबूरन जाना पड़ा। उस वक्त दादी ने मुझे घर की लालटेन पकड़ा दी क्योंकि उनके पास टॉर्च नहीं थी। मैं जब रात में घर से बाहर निकली तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे बस सामने की तरफ पेड़ और हल्की फुल्की कच्ची रोड दिखाई दे रही थी जिससे मैं जा सकती थी। जब मैं उस घर के बाहर निकली तो तुरंत मेरे सर में अजीब सा दर्द होने लगा। दोबारा मुझे वैसे ही घुटन महसूस होने लगी जैसी पहली बार हुई थी। मैं उस रोड पे चुपचाप जा रही थी। अगल बगल के घर को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से इन घर के दरवाजों को खोला ही ना गया हो। कई घरों से खर्राटे लेने की आवाज भी आ रही थी और कई घरों से ऐसी आवाजें आ रही थी कि कोई बर्तन उठा के पटक रहा है। उस वक्त वो आवाजें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं भगवान का नाम लेके धीरे धीरे सीधे चलने लगी। मैं बस चाह रही थी कि ये रोड जल्दी खत्म हो जाए और मैं तुरंत दाएं मुड़ के पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाऊं। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं घर से निकल रही थी तो दादी ने मुझसे बोला था कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना, कोई तुम्हें कुछ भी आवाज दे रुकना मत। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैं कुछ देर तक तो चुपचाप चलती रही और कोशिश की कि मैं पीछे ना मुड़ूं। मेरे कदमों के साथ साथ किसी और के भी कदमों की चलने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर आगे चलने के बाद ऐसा लगा कि कोई मेरे कान के पास आके कुछ बोल के चला गया हो। मैं चाह रही थी कि मैं पीछे घूमूं, लेकिन मैं पीछे नहीं घूमी। मैंने अपने हाथों को बहुत कस के दबा लिया और अपने कदमों को और तेजी से आगे की तरफ बढ़ाने लगी। लालटेन की रोशनी में मुझे कुछ कुत्ते दिखे जिनकी आंखें बहुत बुरी तरीके से चमक रही थी। वो कुत्ते मुझे देख के लगातार भौंके जा रहे थे। इतनी जोर से वो कुत्ते मुझे आखिर देखकर क्यों भौंक रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं उन कुत्तों से थोड़ा आगे गई तो उनमें से 3-4 कुत्ते मेरे पीछे की तरफ देख के भौंक रहे थे और उनको देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन मैं लगातार ऊपर वाले का नाम लिए जा रही थी। थोड़ा आगे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम बुला रहा है। मीनाक्षी, मीनाक्षी पीछे घूमो। इस बार ये आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपने कदमों को चलने से बिल्कुल भी नहीं रोका। यह आवाज किसी और की नहीं, बुआ जी की आवाज थी, जो मुझे साफ साफ रुकने के लिए कह रही थी।
मेरे कदमों के साथ उनके कदमों की आवाज़ भी लगातार आ रही थी। वो मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन दादी ने बताया था कि कुछ भी हो जाए मैं ना ही रुकूं और ना ही पीछे पलटूं। धीरे धीरे चलते वक्त मैं ऊपर वाले का नाम ले रही थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। मैंने अपने हाथ में जो लालटेन पकड़ी हुई थी, मेरे हाथ कांपने की वजह से वो भी बहुत जोर से हिल रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैं उस कच्चे रास्ते के एकदम अंत पर पहुंच गई और वहां से मैं तुरंत दाएं मुड़ गई। 2 घर आगे चलते ही मैंने देखा कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के पास जब मैं गई तो मुझे बहुत बुरी तरीके से घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था कि उस पीपल के पेड़ के पास कोई नकारात्मक शक्ति है जो मुझे अजीब सा महसूस करा रही है। उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। मैं बहुत जोर से चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन डर की वजह से मैं चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मैंने उस पीपल के पेड़ को पार किया और उसके बाद 4 घर एक एक करके गिनने लगी। चौथे घर पे एक पुराना दरवाजा था जिसके बाहर बड़ा सा ओम लिखा हुआ था। मैं समझ गई थी कि वैद्य जी का घर वही है। मैं उनके घर के पास गई और उनके घर पर लगी दरवाजे की कुंडी को जोर जोर से खटखटाने लगी। काफी देर तक कुंडी खटखटाने के बाद अंदर से उनका लड़का बाहर आया। वो मेरी ही उम्र का था। उसने मुझसे पूछा कि क्या बात है, आप कौन हैं? मैंने उनसे बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ और मैंने बोला कि दादी ने वैद्य जी को बुलाया है। बुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उस समय वैद्य जी सो रहे थे। उनके बेटे ने फिर उनको जगाया और बुआ की परिस्थिति के बारे में बताया। वैद्य जी ने तुरंत अपनी पोटली में सारा सामान रखा और उनके बेटे को भी साथ चलने के लिए बोला। कुछ ही देर में वैद्य जी और उनके बेटे मेरे साथ साथ घर की तरफ चलने लगे। मैं रास्ते में बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन वो भी चुपचाप सामने की तरफ देखते हुए चल रहे थे। मैंने चलते हुए वैद्य जी से पूछा कि ये गांव काफी ज्यादा अजीब है। वैद्य जी ने मुझसे बोला कि शांत रहो और चुपचाप सीधे चलते रहो। अगर हल्का सा भी महसूस हो कि कोई पीछे की तरफ बुला रहा है तो घूमना मत। यहाँ पर यह बहुत ही आम बात है। जब वैद्य जी ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कुछ ही देर में हम लोग घर पर पहुंच गए। बुआ की तबीयत बिगड़ रही थी। वैद्य जी ने फिर उनको देखा और बताया कि ये नॉर्मल सा दर्द है। शायद पेट में उनके गैस बन रही थी, इसलिए वो कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। उन्होंने दवाई दे दी और बुआ को फिर सुला दिया। वैद्य जी जब वहां से जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। ऐसी परिस्थिति में लोग अक्सर डर जाते हैं। इस गांव में ज्यादातर लोग काला जादू करते रहते हैं, इसलिए भूत प्रेत और आत्मा रात में भटकना यहाँ के लिए बहुत ही ज्यादा आम बात है। वो अक्सर अकेले जाते हुए लोगों को पीछे की तरफ बुलाती हैं और कोई अगर घूम जाता है तो वो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, उनको बहुत ही ज्यादा तंग करती हैं। तुम बहुत बहादुर हो, तुमने दादी की बात मानी और तुम पीछे की तरफ नहीं घूमी, पर अब कभी भी रात में यहाँ से बाहर मत निकलना। मैंने उनसे बोला ठीक है और फिर मैंने दरवाजे को बंद कर लिया। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मैं बुआ के साथ ही लेटी हुई थी। बुआ काफी ज्यादा गहरी नींद में थी और मैं पूरी रात बस बुआ को ही देखती रही। अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ है और मुझे कोई देख रहा है, लेकिन वो सब मेरा वहम था, क्योंकि उस आत्मा का या वो जो भी चीज थी उसका डर मेरे अंदर बहुत बुरी तरीके से बस चुका था। अगले दिन मेरे पापा मुझे लेने के लिए आ गए और मैं फिर चली गई। उस दिन के बाद से मैं बुआ के उस गांव वाले घर में बिल्कुल भी नहीं गई। जब उन्होंने अपने घर को बेच दिया तो मैं उनके नए घर में गई थी और इस घटना को मैं कभी भी भूल नहीं पाई। मैं बुआ को भी इस घटना के बारे में बताती रहती हूँ और बुआ ने भी ऐसी बहुत सी चीज उस गांव में महसूस की है और ये घटना एकदम सच है। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको रवि जी के द्वारा भेजी गई एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। रवि जी ने यह घटना मुझको उत्तर प्रदेश मलियाबाद से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको रवि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रवि है। मैं मलियाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना 2009 की है। मैं और मेरा दोस्त मुकेश पढ़ाई के लिए कानपुर शिफ्ट हुए थे। वहां पर हम किराए के लिए कमरा ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई भी कमरा नहीं मिल रहा था और जिस एरिया में हमें वो कमरा मिल रहा था वो काफी ज्यादा महंगा था, जो कि हमारे बजट से बहुत ही ज्यादा बाहर था। हमारे पास कोई सामान भी नहीं था, बस नॉर्मल कपड़े ही थे। हमें बस जाके अपनी पढ़ाई चालू करनी थी, इसलिए हम कोई फर्निश्ड मकान ढूंढ रहे थे
जिसमें बेड, टीवी ये सब पहले से ही अवेलेबल हो, ताकि हम थोड़ा वहाँ पे अपना समय भी काट सकें, क्योंकि हमें कानपुर के बारे में ज़्यादा जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत देर बाद हमें एक घर मिला। वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। उसका मकान मालिक घर के नीचे ही रहता था। मकान मालिक में एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी था। हमने उनसे बात की और 15,000 रुपये महीने में उसने अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा हमें रहने के लिए दे दिया। उस ऊपर वाले हिस्से में 2 कमरे, एक किचन और एक वॉशरूम था। हम आराम से उसमें रह सकते थे। एक कमरा मैंने अपने लिए रख लिया और दूसरा कमरा मुकेश के लिए। हम दोनों के कमरे में डबल बेड पड़े हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। वो डबल बेड इतने बड़े थे कि हम दोनों लोग आराम से एक बेड पर सो सकें, लेकिन फिर भी हम लोग अपने अलग अलग कमरे में सोते थे, ताकि हमें पढ़ाई में दिक्कत ना हो। उस घर को देख के ऐसा लगता था कि उस घर में मेंटेनेंस का काम बिल्कुल भी नहीं होता है, और होगा भी कैसे। दादा दादी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, शायद उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। वो दोनों लोग ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे, और हम भी ज़्यादा उनसे बात नहीं करते थे। हम बस उन्हें वक्त पर किराया दे देते थे। 1-2 हफ्ता हमारा बहुत अच्छे से गया। 1-2 हफ्ते के बाद मैंने कुछ अजीब सा महसूस करना चालू किया। मैं रात में 12 बजे सो रहा था। पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा थक गया था। नींद भी काफ़ी ज़्यादा गहरी आ रही थी। मैं जिस बेड पर सोया हुआ था, तभी मुझे ऐसा लगा कि बेड के कोने से कोई चल के गया है, मतलब नीचे झुक के। मुझे पहले लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने देखा, मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। उसके बाद मैंने फिर से सोने की कोशिश की, और फिर ऐसा लगा कि बेड के साइड से कोई झुक के भागते हुए गया है, जैसे कि कोई कुत्ता या कोई बिल्ली। मैं ये देख के हैरान हो गया। मैंने तुरंत बेड की तरफ झांका और वहां पर कोई भी नहीं था। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं दोबारा सो गया, और फिर अगले दिन जब उठा तो मैंने अपने दोस्त को इस घटना के बारे में बताया। उसने कहा कि शायद मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, और मैं इन सब के बारे में ज़्यादा ना सोचूं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। मैंने भी उसकी बात मानी और फिर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन रात के करीब 1 बजे मैं अपने बेड पर सो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि बेड के निचले हिस्से से कोई जोर जोर से अपने हाथ पटक रहा हो। ऐसा लग रहा था कि बेड के अंदर कोई है। मैं वो आवाज़ सुन के डर गया और उठ के बैठ गया। वो आवाज़ लगातार मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मैं तुरंत बेड से उतरा और बेड को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई बेड के अंदर है। मैंने तुरंत बेड के ऊपर के गद्दे को हटाया और अंदर का कबर्ड खोला। अंदर कुछ भी नहीं था। जिस तरफ मैं सोया हुआ था, मैंने उस तरफ का कबर्ड खोला था और वहां पर कुछ भी नहीं था। वो पूरा का पूरा खाली था। अब तो मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि ये सब मेरा कोई वहम नहीं था। मैंने तुरंत अपने दोस्त को बुलाया और उसको मैंने इस घटना के बारे में उसी वक्त बताया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके कमरे में आके सो जाऊं और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर मैं उसके कमरे में चला गया, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मेरे कमरे में ज़रूर कुछ ना कुछ था, जो कि मुझे पता नहीं था। मैं फिर कुछ दिनों तक अपने कमरे में नहीं सोया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि उसको पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हम अपना कमरा एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर वो मेरे कमरे में जाके सो गया, और मेरे दोस्त के साथ उस कमरे में जो घटना घटी वो उसने मुझे बताई। उसने बताया कि वो रात में 2 बजे सो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। तभी उसको ऐसी आवाज़ आई कि कोई उसको बुला रहा है। उसको जब ये आवाज़ आई तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था और उसने अपना कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। तभी उसने बैठ के उस कोने में देखा जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, और वो देख के हैरान हो गया। उस बेड के कोने से कोई झांक के उसको देख रहा था। उसकी चमकती हुई आंखें मेरे दोस्त को साफ साफ दिखाई दे रही थी। उन आंखों को देखते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ मुझे मेरे कमरे तक आई। मैं भागते हुए उसके कमरे में गया। उसका कमरा अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से देखा तो वो अपने बेड से दूर दीवार के पास खड़ा था और बेड की तरफ बहुत ज़्यादा घूर के देख रहा था। मैंने उससे बोला, मुकेश क्या हो गया? उसने मेरी तरफ देखा और वो कांप रहा था। मैंने उससे कहा, डरो मत, दरवाज़ा खोलो। फिर उसने किसी तरह आके दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वो कमरे से बाहर भाग गया। मैंने मुकेश से बोला कि आखिर क्या हो गया है। उसने बताया कि उसने बेड के कोने में किसी को देखा और वो उसे झांक के देख रहा था। हमने तुरंत मुकेश के कमरे की लाइट जलाई और फिर बेड के चारों तरफ देखने लगे। वहां पर कोई भी नहीं था।
वो मुकेश का वहम नहीं था और जो घटना मेरे साथ घटी वो मेरा भी कोई वहम नहीं था। हमने और मुकेश ने उसी वक्त डिसाइड किया कि अब हम इस घर में एक भी दिन नहीं रुकेंगे। अगले दिन मैं और मुकेश मकान मालिक के पास गए। हमने उनको इस घटना के बारे में बताया। मकान मालिक ने कहा कि तुम लोगों को यही दिक्कत होती है, हर बार तुम सब यही बहाना बना के चले जाते हो। हमसे पहले जो किराएदार यहाँ रहता था उसको भी यही घटना महसूस हुई थी और शायद इसीलिए वो भी घर खाली करके चला गया था। हमने मकान मालिक से ये बात बताई। मकान मालिक ने गुस्से में हमसे बोला कि तुम्हें घर छोड़ के जाना है तो तुम जाओ, पर तुम्हारा किराया वापस नहीं मिलेगा। हमें अपने किराए की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, हम कहीं और रह लेते। हमने उसी वक्त उस मकान को छोड़ दिया और फिर कहीं और जाके शिफ्ट हो गए। ये घटना जो हमारे साथ घटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। वो मकान मालिक के बारे में हमने अपने कई दोस्तों को भी बताया। कई लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया और कई लोग ने नहीं किया, लेकिन इसके बारे में हम अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और ये जो घटना हमारे साथ घटी ये एकदम सच थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूअर के द्वारा भेजी गई 3 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।